आभासी दुनिया के छात्रों और मित्रों सबको नमस्कार। आज रीतिकाल पर एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें कही थी रीतिकाल पे, और आज आपके सामने रीतिकाल की जो प्रेरक परिस्थितियाँ हैं उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। साथियों, इसमें जब भी कोई कार्य होता है तो कोई न कोई कारण जरूर होता है। कार्य कारण सिद्धांत पे हम जब बात करते हैं तो हर चीज की एक परिस्थिति बनती है, उससे उपजा हुआ एक कारण होता है और तभी कोई कार्य संपन्न होता है। तो रीतिकाल के प्रकटीकरण में भी कुछ कारण थे, परिस्थितियां रही थी, और उन्हीं कारण से हमारे सामने रीतिकाल का एक साहित्य आता है। हालांकि मैं अपनी बात कहूं तो आपको मैं एक जगह जोड़ना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहता हूँ आज के समय से। जब आप देखते हैं कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में, तो देखें कि आप गौर करिए कि आज का फिल्म उद्योग मुश्किल से 1% लोगों की अगुवाई कर रहा है, 1% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाकी ये देश गांव का देश है और बहुत सारे लोग यहाँ खेतिहर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और छोटे छोटे व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं। उनका जीवन स्तर वैसा नहीं है जैसा आज फिल्मों में दिखाया जाता है, मगर फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन उसी फिल्म में दिखाए जा रहे कैरेक्टर्स की भांति डिजाइन हो। तो ये जो आकांक्षा है आम आदमी की, ये आकांक्षा कहीं न कहीं साहित्य को भी प्रभावित करती है, समाज को भी प्रभावित करती है, और इसीलिए लेखकीय बिंबों में ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। तो रीतिकाल की भी कुछ ऐसी ही चीज़ें रही होगी जो उस समय के राजा लोग थे, जिनके अंदर कवि लोग लेखन कर्म किया करते थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने प्रभावित किया था तब के रचनात्मक लोगों को, और इस कारण से हमारे सामने एक जो साहित्य उभर के आता है उस दौर का, उत्तर मध्यकाल का साहित्य, उसे हम रीतिकाल कहते हैं। तो इसकी जो प्रेरक परिस्थितियां हैं, मैं उसी पर फोकस करूंगा अपनी बातों को। सबसे पहले यदि हम लें तो रीतिकाल के प्रेरक परिस्थितियों में मैं राजनीतिक कारणों को गिनाना चाहूँगा। जब आप उत्तर मध्यकाल के उस समय को देखेंगे तो मुगल काल चरमोत्कर्ष पर था, शाहजहां का समय था। फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब का जब समय आता है तब तक मुगल काल अपने उच्चतम शिखर पर होता है और इसके बाद उसका पराभव होने लगता है। तो जब मुगल सत्ता को अन्य राजाओं ने देखा, उनके अधीनस्थ राजाओं ने देखा, फिर उस ठाट बाट को जब जनता में वो चीज़ें गई किसी भी तरह, तो लोग उन चीज़ों के आग्रही तो थे ही, और इसी कारण से हम देखते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पराभव होता है औरंगजेब के बाद, जब बहुत सारे क्षेत्रीय राजा अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं, और फिर कालांतर में बंगाल के नवाब का भी जब पराभव होता है 1757 के आसपास, और फिर पूरी तरह अंग्रेजी सत्ता काबिज होती है भारत पर, अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह दृढ़ हो जाती है, तब हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे राजा थे, क्षेत्रीय राजा थे, वे करदाता हो जाते हैं अंग्रेजों के समझौते के तहत। वे काम करते हैं अंग्रेजों के अंदर। तो मगर वे क्या करते हैं कि अपने अंदर कवियों को रखते हैं, बहुत सारे शिल्पकारों को रखते हैं, अपने छोटे छोटे राज्य को बनाते हैं, उसमें भोग विलास की सामग्रियों को सृजित करते हैं, और इसी क्रम में इस तरह के साहित्य को भी प्रेरणा मिलती है। तो ये राजनीतिक इसकी पृष्ठभूमि है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं इसके लिए जो निर्मित होती है। हम देखें कि पराभव के दौर में मुगल सत्ता तो भले ही सिमटती चली जाती है, खत्म भी हो जाती है, मगर फिर जो राजा उभरते हैं, क्षेत्रीय राजा जो उभरते हैं उस दौर में, तो वे लोग उस ठाट बाट को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी नाम के कहानी में इस बात का जिक्र किया है। आप एक देख सकते हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह का समय था, और उस वक्त किस तरह से उस राज सत्ता में
भोग विलास की सामग्रियों को सुसज्जित किया जा रहा था। तो हम एक बिंब तो देख ही सकते हैं साहित्य में। तो ये चीजें स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कारण था, जो कि उस तरह के साहित्य के सृजन के लिए जिम्मेदार हुआ करती थी। जब राजा लोग स्वतंत्र थे, क्षेत्र अपने क्षेत्र में थे, अंग्रेजों को कर दे रहे थे, तो उन्होंने खुलकर अपनी सुख सुविधाओं को भी सजाना शुरू किया। लड़ना था नहीं, और जहाँ कहीं भी लड़ाइयाँ हुई दूसरे क्षेत्रीय राजाओं से आपस में, तो वहाँ छिटपुट वीर की भी रचनाएं मिलती है, अधिकतर श्रृंगारी रचनाएं मिलती है। तो ये कारण है, कुल कारण है राजनीतिक कारण कि इस तरह से इस तरह के रीतिकालीन साहित्य की रचना हुई दरबारी कवियों के द्वारा। फिर एक है कि राजनीतिक कारण हो गया हमारा। फिर हम देखें कि आर्थिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मम्मट को जब हम काव्यशास्त्र में पढ़ रहे होते हैं तो मम्मट कहते ही हैं एक जगह कि काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवतर रक्षते सदा परिनिवृते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये मम्मट की पंक्ति है। मम्मट इसमें कहते हैं काव्यम यश से अर्थ कृते, काव्य से यश और अर्थ की अर्थ का उपार्जन होता है, इसलिए कविता लिखने की प्रेरणा अर्थ से भी जगती है, यश की कामना भी होती है। तो उसमें जाहिर है आर्थिक पृष्ठभूमि, प्रेरक पृष्ठभूमि बनती है कविता लेखन में। जब बहुत सारे राजा अपने यशोगान में, अपने मनोरंजन के लिए जब कवियों को अपने दरबार में रखते थे, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि वो कविगण उनका मनोरंजन करें, और मनोरंजन कराने के लिए जो कवि कुछ करते थे उसके लिए उनको धन मिलता था और यश भी मिलती थी। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है कविता की रचना के लिए, रचना के पीछे पृष्ठभूमि भी तैयार करती है। तो हम ऐसे साहित्य को भी देख पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज के फिल्म उद्योग को देखें, मनोरंजन इसकी पृष्ठभूमि में है, मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना, मनोरंजन कराना। तो ऐसी फिल्में आ रही है, हम दर्शक हैं, हम देखना चाहते हैं, इसलिए लोग बना रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड होती है तो वो चीज़ें आती है समाज में। तो आर्थिक पृष्ठभूमि ये है। तो कवियों का जो जीवन यापन है इससे जब बंधा हुआ था तो उन्होंने ऐसी रचनाएं की। कल भी मैंने भिखारी दास का उदाहरण दिया था आपको कि भिखारी दास ने कहा कि आगे के कवि रीझिए, नहीं तो राधा किशन को बहानो है, वो एक पंक्ति है इस तरह की। तो ये हो गई आर्थिक पृष्ठभूमि। आगे हम जब बात करें तो एक और चीज़ें मैं जोड़ दूं कि केशव दास से जब आमतौर पे कुछ लोग मानते हैं रीतिकाल की शुरुआत, हालांकि शुक्ल जी नहीं मानते हैं, शुक्ल जी चिंतामणि से मानते हैं। तो हम एक चीज़ देखें कि राजा लोग जो उस समय थे तो उनको नायिका भेद की शिक्षा देने के लिए भी ऐसी रचनाएं रची गई थी। रसिक प्रिया केशवदास की रचना थी, कवि प्रिया है। तो उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन भी है, शिक्षा देने का भी भाव है, और शिक्षा भी क्या, बस मनोरंजन के लिए ही शिक्षा था। तो इसलिए भी आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि कई चीज़ें उसके पीछे थी जिसमें अर्थ तो मुख्य रूप से अपना अहम भूमिका अदा कर रहा था, अर्थ की सत्ता। फिर इसके अलावे मैं सामाजिक पृष्ठभूमि पे बात करना चाहूँगा कि सामंत शाही का बोलबाला था उस समय। तो उस समय हम देखें कि समाज में नारी को भोग्या का रूप माना जाता था। आज जैसे जयशंकर प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। ऐसी भावना नहीं थी, ऐसी भावना बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसलिए नारी का जो रूप था बिल्कुल भोग्य था, मर्दवाद का बोलबाला था। समाज ब्राह्मणवादी पुरुषवादी ज़्यादा था, और वहाँ जैसे कि स्त्रियों को या तो भोग्या माना जाता था या वो सेविका होती थी परिवार की, उनका कोई अपना अस्तित्व मूल रूप से नहीं था। जिस तरह आज स्त्री विमर्श के दायरे में हम देखते हैं तो उस तरह से नहीं था। और ये कारण था कि
वह समाज एकांगी था, और इस कारण से भी ऐसे साहित्य का उभार हम यहाँ देखते हैं। राजाओं के रनिवास में किसी को भी हर के लाया जा सकता था। गरीब लोगों की बहु बेटियों को किसी भी अभिजात्य वर्ग के लोगों द्वारा हरण कर उसका शील हरण किया जाता था। तो ये चीज़ें हम देखते हैं समाज में है। हमारे समाज में औरतों को स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। नंगेली की घटना उसी का उदाहरण है। तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि नंगेली की घटना क्या कहती है। तो हमारे समाज में एक अधःपतन की स्थिति तो हमें दिखती है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी कारण से सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत ही अच्छी नहीं थी, और स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्त्रियों को शिक्षा देने का प्रचलन ही नहीं था। तो इस कारण से हम देखते हैं कि महिलाएं उस दौर में मूल रूप से केवल और केवल मनोरंजन की वस्तु थी, और इस कारण से हमें ऐसे साहित्य की प्रचुरता देखने को मिलती है। आगे है फिर एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है इसके पीछे, मैं उस पर भी बात करना चाह रहा था। तो हमने अभी तक बात की कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, फिर मैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करना चाहता हूँ कि संस्कृति क्या है। संस्कृति मतलब मैं ये कहूँ कि एक जीवन शैली, हमारे जो रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, इसकी परिचायक है। तो सांस्कृतिक जो जागरूकता थी उस समय समाज में, वो मतलब उसमें सामान्य जन केंद्र में नहीं थे, अभिजन केंद्र में थे। वे अभिजात्य जन केंद्र में थे, जिसके प्रति आम तौर पे आम लोग भी ललचाई नज़रों से देखते हैं। आज भी देखिए, वही 1% लोग जो पहनते हैं, हम वो पहनना चाहते हैं। तो इस तरह से एक संस्कृति निर्मित होती है, चाहे वो संस्कृति अपसंस्कृति कही जाए सभ्यता के पैमाने पर। मगर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हम देखें कि परंपरा से जो चीज़ें आ रही थी, परंपरा तो भक्ति काल की थी, मगर देखें कि केशव दास जैसे जो कवि थे, उन्होंने कहा तो जाता है वे तुलसीदास के समकालीन थे या उससे कुछ ही समय आगे के थे, मगर उनकी जो रचना धर्मिता है उसमें पूरी तरह रीतिकाल के तत्व हमें देखते हैं अभी भी। तो ये चीज़ है कि सांस्कृतिक, अब हम गौर करें कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो पहले के मुगल साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम की जो एकता की भावना है उसको उन्होंने विकसित किया। मगर हम देखें कि आगे जब औरंगजेब का जब शासन होता है, तब उस समय मंदिर ढहाए जाते हैं। जो अकबर के समय जो एकता निर्मित हुई थी, हिंदू मुस्लिम एकता, उसके बाद औरंगजेब के समय वो कमज़ोर पड़ती है, और एक बहुत ही तानातानी का दौर दो जातीय संप्रदायों के बीच होता है। इसी के साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे जो कवि हैं, भक्ति काल के कवि जैसे कि नंददास हैं, इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि भक्ति का तत्व कम है और मनोरंजन का तत्व ज़्यादा है। जैसे रास पंचाध्यायी अगर देखें तो उसमें आपको भक्ति के तत्व कम मिलेंगे, रास और मनोरंजन के तत्व अधिक दिखेंगे। रस मंजरी है उनकी कृति, तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये तत्व विराजमान है। श्रृंगारिकता की जो प्रवृत्ति है वो वहीं से देखी जाती है। तो ये संस्कृति में घुल मिल जाती है, धर्म के नाम पर ही सही, राधा कृष्ण के बहाने ही सही, मगर ये लोग खुलकर उसका चित्रण करते हैं वैसी चीज़ों का, और वही चीज़ें पृष्ठभूमि में आकर रीतिकालीन साहित्य का पाथेय बनती है। फिर हम देखें एक साहित्यिक प्रेरणाएं भी है। मैंने अभी जस्ट कहा कि नंददास का उदाहरण दिया। फिर देखें कि संस्कृत साहित्य के भी जो आचार्यगण है उसको कॉपी किया जाता है, कॉपी करने की कोशिश होती है, हालांकि वे खुद मौलिक नहीं हो पाते हैं रीतिकालीन आचार्य, मगर फिर भी कोशिश तो करते ही हैं। जैसे अलंकार के प्रति जो आग्रह है, तो उसमें जयदेव की जो किताब है चंद्रालोक, उसका अनुकरण किया जाता है। कुबलानंद नामक जो पुस्तक है अप्पय दीक्षित की,
उसका अनुकरण किया जाता है। तो ये जो साहित्यिक प्रेरणाएं हैं ये भी इसके पीछे जिम्मेदार रही है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे जो रीतिकालीन आचार्य हैं वे कवि कम आचार्यत्व का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, और ये मौलिक कहीं से भी नहीं होते हैं। नगेंद्र ने भी यही बात कही है, शुक्ल जी ने भी इसी पर अपने इसी तरह की टिप्पणी की है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये लिखते हैं एक जगह कि ये लोग संस्कृत आचार्यों की भांति नहीं हो पाए, उन्हें सर्वोपरि समझते थे, मगर उससे अलग परिपाटी पर जाकर अपनी मौलिकता का प्रदर्शन वे नहीं कर पाए हैं। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा मैं अपनी बात कहना चाहूँ, जाहिर है कुछ भी हम अपना कहेंगे, आंसर लिखेंगे तो हम निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। तो निष्कर्ष में हम आज के उदाहरण को दे सकते हैं कि हमारा देश गांव का देश है आज भी, और जिस तरह 1% लोगों का जो क्षेत्र है, 1% लोग देश के जो कुछ करते हैं हम वैसा करना चाहते हैं। भले ही हमारे आम जीवन शैली में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सादा होता है हमारा जीवन, फिर भी उस 1% की जो चमक दमक है उससे हम प्रभावित होते हैं, और वही आमतौर पे साहित्य में भी दर्ज हो जाता है, सिनेमा में भी दर्ज होता है, और समाज पे भी एक अमिट छाप छोड़कर चला जाता है। और उसको संस्कृति कहें या अपसंस्कृति कहें या उत्तर संस्कृति कहें, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे फिर आगे के भविष्य में कैसे वो हस्तक्षेप करता है, इसे देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि रीतिकालीन की पृष्ठभूमि पर जब हम बात करते हैं तो बहुत निरपेक्ष होकर बात करें आप, और उसके बाद आप अपनी बात कहें, आपको जो उचित लगता है उस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। मैं एक चीज़ें दर्ज करना चाहूँगा यहाँ पर अपनी ओर से कि भक्ति काल के बाद रीति काल का उदय होता है। भक्ति काल बिल्कुल सादा काल है, प्रेम में है, श्रद्धावान समय है वो। तुलसीदास इसके भक्ति काल के अंतिम कवि होते हैं, और जाहिर है वो राम को इष्ट मानते हुए जिस मर्यादा में समाज की कामना करते हैं वह समाज उतना ही रीतिकाल में जाकर हमें अमर्यादित दिखता है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा खड़ा होता है कि एक तरह का पूरा समाज भक्ति पूर्ण है और दूसरा समाज कैसे अधःपतन का शिकार हो जाता है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने। तो हम इसके जवाब के लिए ये कह सकते हैं, भले ही आप निष्कर्ष में ही ये बातें कहें, ये कह सकते हैं कि देखिए हर समय वो चीज़ें विद्यमान रहती है, पूरी तरह वो खत्म नहीं होता है। हाँ, जब कुछ व्यक्ति विशेष प्रभावित करते हैं युग को, मगर उस व्यक्ति के बाद जो सामान्य समय होता है वह सामान्य समय जब आता है और व्यक्ति विशेष की जो धमक है वो कम हो जाती है समाज पे। आज भी तो हम तुलसीदास को पढ़ते हैं, सीरियल होते हैं, फिर भी हमारे समाज में बलात्कार तो होता ही है। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कि एक ही समाज में दोनों धाराएं चलती है, और साहित्यिक धारा तो बिल्कुल नहीं मिटती है। और साहित्य तभी साहित्य हम कहते हैं कि समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो कुछ होता है साहित्य में वो भी होता है। हाँ, ये चीज़ है कि किसी व्यक्ति विशेष और चमकते नक्षत्र के कारण हम उस समय उसे देखने लगते हैं, बाकियों की चमक फीकी पड़ जाती है, मगर जब उसके जाने के बाद हमें वही चीज़ें मिलने लगती है। तो हम ऐसे ही निष्कर्ष दे सकते हैं, और बाकी अगले वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर साझा करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, थैंक यू।